बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड काफ़ी दिन हो गए। असल में जो है हमने रिकॉर्डिंग नहीं की थी। ये भी कोई पुरानी जो है ना अब इंशाल्लाह जो है हमारा ये सिलसिला जो है दोबारा स्टार्ट करेंगे। कुछ सर्दी हो गई थी और कंप्यूटर्स ने बड़ा प्रॉब्लम किया था। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये होती क्या है कॉस्ट ऑफ, थोड़ा सा हम जल्दी से देखते हैं। गुड्स सोल्ड, या आप देखते होंगे या कभी पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और कहीं पे भी पढ़ेंगे आप कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैं ज़्यादा जो है डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहता और सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट होती है, राइट। ये इसका जो है पार्ट होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हम पढ़ चुके हैं कि तीन किस्म के हमारे पास बिजनेस होते हैं। एक होती है सर्विस बिजनेस, दूसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस, और तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग। ठीक है, प्रोड्यूसिंग। सर्विस जाहिर है कॉस्ट तो निकालेंगे ना कि भाई कितनी कॉस्ट हो रही है, कोई आप सर्विस दे रहे हैं तो कितनी कॉस्ट जो है ना इस पर इंकर्ड हो रही है आपकी। तो सर्विस जो जितने भी बिजनेस हैं वहाँ पे जब कॉस्ट निकाली जाती है तो वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं अपना, वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्योंकि किसी न किसी तरीके से गुड्स जो है इन्वॉल्व हो रही होती हैं। सर्विस जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, सही है, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, टीचर्स होते हैं, ये हैं। ये अगर क्योंकि ये कोई चीज़ ख़रीद और फ़रोख्त नहीं कर रहे तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी। ट्रेडिंग जो है और मैन्युफैक्चरिंग जो है, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, क्योंकि वो गुड्स ख़रीदती हैं, बाज़ गुड्स वैसे ही बेच देती हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग विदाउट वैल्यू एडिशन इन दैट प्रोडक्ट। और बाज़ जो है मर्चेंडाइज ख़रीदती हैं, गुड्स ख़रीदती हैं, उस पर कुछ अपना प्रोसेस करती हैं, जाहिर चाहे उसको रीपैक करें, बड़ी बोरियों की सूरत में लेके उसको जो है छोटे छोटे जो है पैकेट जो है ना वो बनाएं। ज़ाहिर है उसके अंदर उनकी लेबर शामिल होती है उसको रीपैक करने के लिए, और पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, चाहे थैली हो, प्लास्टिक की थैलियाँ हो, तो और फिर पावर इस्तेमाल हो रही होती है जहाँ बैठ के वो काम कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस हो रहा होता है। ठीक है, जैसे इम्तियाज़ की मिसाल है, आपके बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो यानी कि बल्क के अंदर जो है कम्युनिटी ख़रीदते हैं और उनको छोटे पैकेट के अंदर किलो, आधा किलो, 5 किलो के पैकेट में उसको रीपैक करके जो है ना वो अपने स्टोर्स के अंदर बेचते हैं। ये एक मिसाल है। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है और कॉस्ट ऑफ सेल। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, मरीज़ उसके पास जाता है, ये मैं बरसबील तस्करा जो है ना बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर है, वो प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करता है और अपने यहाँ से जो भी दवाएं होती हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में ही शामिल है कि उसको जो है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल निकालेगा। लेकिन वही डॉक्टर जो है अगर दवाइयों को ख़रीद के अपने पास रख रहा है और मरीज़ को बेच रहा है तो दैट बिकम, अब उसकी बिज़नेस के दो हिस्से हो गए। एक तो वो कॉस्ट ऑफ सेल निकालेगा, सही है, और दूसरा वो जो प्रोडक्ट को ख़रीद के, मेडिसिन को ख़रीद के बेच रहा है उसकी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेगा। तो दो पार्ट हो जाते हैं उसके। फिर ये फर्दर आगे है, तो अभी इसकी हम डिटेल में, अब मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है
कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, मतलब कॉस्ट निकालनी है आपको, जो काम आप कर रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि जब तक सही कॉस्ट आप नहीं निकालेंगे आप बिजनेस आपका कभी भी फ्लोरिश नहीं कर सकता आप, क्योंकि बाज़ जो है एक्सपेंसेस जो होती हैं, बाज़ कॉस्ट जो होती हैं वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ जो है कॉस्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के ऊपर बेस करते हुए हम जो है अपनी जो है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जो है ना बढ़ा सकते हैं। सही है, जो कंट्रोल हो सकते हैं हमारी कॉस्ट एटलीस्ट उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना, और जो नहीं तो वो तो अलग ही चीज़ है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम सवाल करेंगे। यस, एक और चीज़ जो है मैंने प्रीवियस आई थिंक लेक्चर में आई डोंट रिमेम्बर के मार्केटिंग, शायद मुझे याद नहीं पड़ रहा, मार्केटिंग एक्सपेंस को मैंने लिख दिया था कि ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होती है, ये नहीं होती। ठीक है, ऑल जो है प्रोडक्शन जो है आपके पास जो एक्सपेंस होते हैं वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होती हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंस के अंदर आप गुड्स तो ख़रीदने बेचने वो तो अलग चीज़ होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उस पर दूसरे खर्चे भी हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो है हो सकता है कि आपकी लेबर लग रही हो, और हो सकता है आपके अदर मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्सपेंस हो रहे हों। ठीक है, वो हम देखेंगे कौन कौन से। तो वो तमाम जो है गुड्स के साथ ये, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ लेबर और कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट, ये होते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट जो है आपके ये डायरेक्ट जो है, ये तीनों जो है मिलके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा बनते हैं, नॉट मार्केटिंग एक्सपेंस या अदर कोई एक्सपेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो रहे हैं, सेलिंग एक्सपेंस हो रहे हैं, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं होते हैं, रिमेंबर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कहता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इनकम यानी कि ट्रायल बैलेंस की सूरत में उसने दे दिया है। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द इनकम समरी फॉर द बुक्स ऑफ मिस्टर मुस्तफ़ा खान एट द एंड ऑफ द मार्च पीरियड देना ज़रूरी होता है असल में जब आप बना रहे होते हैं, तो हो सकता है कभी ना दिया हुआ हो, डजेंट मैटर, महीना हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, और ईयर का भी हो सकता है। अच्छा जी, ये मार्च के महीने का दिया हुआ है और ये कह रहा है कि पेपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट, पहला क्लोज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट क्लोज करना है और कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट को। 3 चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, ये नॉर्मल आपके जो है ना इम्तहान में भी 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब इसके अंदर जो है इन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट और स्टेटमेंट। मैंने कहा है कि मैं पहले स्टेटमेंट बनाऊंगा, ठीक है, ताकि स्टेटमेंट जब बना लेते हैं तो अकाउंट्स को समझना जो है ज़रा आसान हो जाता है। सही है, अकाउंट को बनाना थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि हम क्लोजिंग प्रोसेस देख चुके हैं। जो क्लोजिंग प्रोसेस हमने किया था वही समझ लीजिए वो अकाउंट जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बनाने का प्रोसीजर है ऑलमोस्ट। तो पहले हम यह स्टेटमेंट बनाते हैं और फिर देखते हैं। स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो पहला जो है आपका होता है कि मर्चेंडाइज, ओपनिंग मर्चेंडाइज, यह है 1/3, सही है, फर्स्ट मार्च ये है 38,000। ये अमूमन आउटर कॉलम में लिखी जाती है क्योंकि इसके अंदर जो है फिगर जो है प्लस माइनस होती हैं। ये हमने पीछे लिखी नहीं, इसमें मैंने कहा कि कहीं अजानों का टाइम तो नहीं हो रहा। अच्छा जी, इस ओपनिंग मर्चेंडाइज के अंदर
एक काम हमें करना पड़ता है, हमें जो है नेट परचेजेस निकालनी पड़ती हैं, सही है। ये अहम चीज़ है, नेट परचेजेस को कैलकुलेट करना। अब ये नेट परचेजेस किस तरह से कैलकुलेट होगी, तो ये हम देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नेट परचेजेस, ठीक है जी। नेट ये परचेजेस आपने तो कैलकुलेट करनी है। नेट परचेजेस, जाहिर है कि पहले परचेजेस आएगी, फिर टोटल परचेजेस आएगी और नेट। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने देखा कि परचेजेस कितनी है। परचेजेस मेरे पास हैं 2 लाख रुपया, ये इनर कॉलम में आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर प्लस माइनस होगी 2 लाख, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलो। अच्छा जी, उसके बाद परचेजेस के अंदर जो भी चीज़ें ऐड होंगी वो पहले ऐड होंगी ताकि टोटल परचेजेस निकले, राइट। तो इसके अंदर ऐड करेंगे आप, इस परचेजेस के अंदर क्या क्या ऐड करेंगे जिससे परचेजेस की वैल्यू बढ़ रही है। जाहिर है इसमें सबसे पहले आता है आपका कार्टेज इन, जिसे ट्रांसपोर्टेशन इन भी कहते हैं, 4500, ये आपने लिख लिया, ओके। उसके बाद परचेजेस जब करते हैं तो सेल टैक्स भी आप दे रहे होते हैं, वो भी ऐड हो जाएगा सेल टैक्स इसके अंदर। परचेज की वैल्यू बढ़ रही है 12,300, ये आपने 12,300 रुपये ये ऐड कर दिया। ऑक्ट्रॉय आपने पेमेंट किए, TRO ऑक्ट्रॉय ऑन परचेजेस, ये जनाब कितना है 3,700, ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। ऑक्ट्रॉय क्या होता है, ये कहलाता है कि उर्दू के अंदर हमारे दौर में चुंगी कहते थे, भाई ऑक्ट्रॉय करना, ये चुंगी देनी है। यानी कि शहर की हदूद के अंदर अगर कोई गुड्स ख़रीद के आप मूव कर रहे हैं तो चुंगी नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन शहर के बाहर जो है ना, जैसे ही वो गुड्स जाती थी तो वो KMC का डिपार्टमेंट ये लेता है, अब भी लेता है। कराची शहर की हदूद बढ़ा दी हैं तो इस वजह से जो है ऑक्ट्रॉय जो है ना हम लोगों को पता नहीं होता कि ऑक्ट्रॉय, वरना तो कमबख्त जो है ना यहाँ गुलशन इकबाल जो का एक इलाका है, वहाँ से अगर थोड़ा सा आप एक झाड़ू भी लेके जा रहे होते थे तो वो कहता था ऑक्ट्रॉय दो, जो है ना चुंगी दो, तो बड़े झगड़े हुए उसके ऊपर। बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, आई थिंक जो है 85-86 कुछ तरह की। तो अब तो वो मिड शमामा शॉपिंग सेंटर है, उससे पहले जो है ना वो चुंगी वो बनी हुई थी KMC की। अब जो भी आदमी जा रहा है जो है ना वो एक बड़े जो झगड़े और ये सब हुए, तो फिर वहाँ से क्योंकि कराची की हदूद बहुत बढ़ती चली गई तो वो चुंगी सिस्टम जो है ना वो आगे खिसकता चला गया। तो ये चुंगी होती है कि गुड्स को एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जा रहे हैं तो आपने चुंगी देनी है, तो ये परचेजेस के अंदर कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाती है। अच्छा जी, ये हमारे पास ये आ गई, ये तो हमारे पास समझ लीजिए ये है आपने ग्रॉस में है, नहीं ग्रॉस का लफ्ज़ नहीं लिखूँ, बस ये है, राइट। इसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो फिगर आई है ये तमाम ये 3 आइटम जो हैं, इन 3 आइटम ने, इन 3 एक्सपेंस ने परचेजेस की वैल्यू को बढ़ा दिया। जब वो बढ़ाया तो ये हो गया आपके पास क्या, टोटल परचेजेस, ठीक है। तुम लोग करो, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। ये जनाब हो गया 2 लाख प्लस 4,500 प्लस 12,300 प्लस 3,700, 2,20,500, 2,20,500 जो है ये आपकी टोटल परचेजेज हो गई। यानी कि परचेजेज में ऐड होने के बाद 2,20,000,
2,20,500 रुपये जो है ना, ये हो गई टोटल परचेजेस, क्योंकि इसमें एक्सपेंस भी शामिल हो गए ना। ये परचेजेस ये थी, उसमें और एक्सपेंस शामिल हुआ है, तो ये टोटल परचेज हो गई। अब इस टोटल परचेजेस में से आपको निकालना है, यानी कि जिनकी वजह से परचेज, ये तो वो आइटम है जिनकी वजह से परचेज इंक्रीज हुई। अब वो आइटम जिनकी वजह से परचेजेस की अमाउंट डिक्रीज हो गई, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके, आप लोग पढ़ चुके हैं, वो होते हैं आपके परचेज रिटर्न हैं एंड परचेज डिस्काउंट। तो लेस परचेज डिस्काउंट और लेस रिटर्न एंड अलाउंसेस। ठीक है, ये दो फिगर्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो है परचेज की जो फिगर होती है वो कम होती है। एक और चीज़ होती है जो एक सवाल में आई थी, मैं देख रहा था, इसमें मैं लिख देता हूँ, वो इस सवाल में नहीं है लेकिन किसी एग्जामिनेशन पेपर के अंदर है, जब वो सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे कि ड्राइंग, ठीक है, ये जो ड्राइंग करता है कि ओनर, हम देख चुके हैं बहुत, ओनर जो है ड्राइंग करता है, अगर वो ड्राइंग कर रहा है तो वो भी माइनस होगी। इस सवाल में नहीं है लेकिन एक सवाल के अंदर है शायद, तो उसके अंदर से ये आपको माइनस करनी है, यहाँ नहीं है। ठीक है, इस सवाल में नहीं। तो परचेज डिस्काउंट कितना है हमारे पास? परचेज डिस्काउंट है 4,600 और परचेज डिस्काउंट, परचेज रिटर्न 7,000, ये माइनस हो रही है और ये माइनस हो रही है, ये नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो ये आपने, ये सही है ना, परचेज डिस्काउंट 4,600 है। ओके, तो अब ये जो है हमारे पास फिगर हमने दोनों माइनस कर दी, सही है। तो 2,20,500 प्लस माइनस 4,600 माइनस 7,000, 2,08,900। ये फिगर जो होगी ये आपकी, ये आ गई क्या चीज़ जनाब? नेट परचेजेस, ये आ गई आपके पास। यानी कि नेट हो गई फिगर, जो अमाउंट आपने ऐड करनी थी वो ऐड कर दी और जो अमाउंट आपने माइनस करनी थी वो आपने माइनस कर दी। तो फिगर प्लस माइनस होने के बाद नेट आ गई 2,08,900। ठीक है, ये जितनी भी नेट परचेज होगी ये ऑलवेज जो है ऐड हो जाएंगी ओपनिंग मर्चेंडाइज के अंदर, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके नीचे ऐड होंगी। अब मुझे ये देखना है कि राइट, अब इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि मैं प्लस माइनस करूं, कोई वेजिस यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे वेजिस होती, क्योंकि अभी पहला सवाल कर रहे हैं तो पहले ही हम बता दें, यहाँ पे वेजिस होती तो ओपनिंग में नेट परचेजेस आपने ऐड की और क्या ऐड होता? ऐड, जिसे कहते हैं डायरेक्ट लेबर, और आपके पास सवालात में आएगा वेजिस। ठीक है, ये ऐड होगा यहाँ पे। और तीसरी जो चीज़ ऐड होती है यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इस सवाल में नहीं है कोई भी, लेकिन क्योंकि बाद में किसी सवाल में आते हैं किसी में नहीं आते हैं, तो इस वजह से ये मैं लिख रहा हूँ
तो ये एक मुकम्मल जो है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ढांचा जो है मुकम्मल हो जाता है कि ओपनिंग आपने डाली, ये परचेजेस नेट निकाल के इसमें ऐड कर दिया, अगर डायरेक्ट लेबर जिसको वेजेस के तौर पर आएगा लिखा हुआ वो आपने ऐड किया, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने ऐड किए, जो कि जाहिर है इसमें नहीं है। तो अब ये जब ऐड होने के बाद ये फिगर आपके पास आ गई, कितनी आ गई 38,000 प्लस 2,08,900, तो 2,46,000 2,46,900। ये क्या हो गया, ये टोटल गुड्स की कॉस्ट हो गई अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स। ये गुड्स की वो कॉस्ट है जो कि अब आपके पास मार्च के महीने में आपके पास थी अवेलेबल, ठीक है, और आपने बेचने के लिए थी। अब इसमें ये देखना है कि कितने आइटम जो है बच गए, जिसे आप कहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग मर्चेंडाइज भी कहते हैं, या इन्वेंट्री भी कहते हैं। कितनी है भाई 44,000 रुपये आपके पास। ये डायरेक्ट एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल होगी, उसमें से माइनस की जाएगी और किसी फिगर में से नहीं। 44 2,02,900, ये हो गई आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अभी हमने ये देखा कि आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही है। हाँ जी जनाब। अच्छा, ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास ये बन गई, नज़र आ रही है यार? ओके, बिल्कुल सही है। अब इसको ये कहता है कि क्लोज करना है, सही है। पहला पार्ट है। दूसरा, ये ए है और बी क्या कहता है? बी कहता है क्लोजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जितनी भी कॉस्ट आई है कहाँ क्लोज होती है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये क्लोज होती है कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। यस, गुड। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट कितनी थी? 2,02,900। ये आपने डेबिट कर दी और क्या कर दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको आपने क्रेडिट दे दिया 2,02,900 से। नज़र आ रहा है थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं काउंट कीजिएगा, यहाँ लिख देता हूँ खिसका के 2,02,900 और इसको यहाँ लिख देता हूँ
900, ये आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, टू क्लोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू इनकम एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। अब क्या किया आपने? तीसरा क्या चीज़ है? नंबर थर्ड ये मांग रहा है, क्या करना है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सेल्स हो, और ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकाला जाता है? इनकम स्टेटमेंट से। ठीक है जी, तो मिस्टर मुस्तफ़ा खान, यह बनानी पड़ेगी आपको इनकम स्टेटमेंट मार्च की, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के थ्रू प्रॉपर हम निकालेंगे। वैसे तो प्लस माइनस करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली इसके अंदर हमने लिखा कि सेल्स हमारे पास कितनी है भाई? 3,45,000 रुपये सेल्स है। कोई प्लस माइनस है इसमें से? और सेल डिस्काउंट भी है। 3,45,000 सेल्स है। हमेशा जो भी डिस्काउंट होता है लेस सेल्स डिस्काउंट माइनस होता है, ये कितना है? 3,100। आप चाहें तो इसको इनर कॉलम में लिख लें, और सेल्स रिटर्न बिल्कुल लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस 7,000। ये 7 और 3 10, 10,100 ये माइनस हो गया। हम यहाँ भी लिख सकते हैं 3,100, 7,000 यहाँ से लिख के डायरेक्ट माइनस कर दी। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एक साथ जितने भी प्लस हो माइनस हो रही हैं फिगर, उनको इनर कॉलम में लिख के हमने यहाँ पे इसको फिगर को यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, कोई और चीज़? नो। अब ये जो फिगर आई, ये फिगर आई आपकी नेट सेल्स की, सही है? ये ग्रॉस सेल है 345 माइनस 334,900। ठीक है, ये आपके पास आ गई नेट सेल्स। ये जो नेट सेल आई, ठीक है, इस नेट सेल को कमाने के लिए आपने कितना खर्चा किया? वो ये खर्चा हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से लेस कर देंगे आप गुड्स सोल्ड, हाउ मच? माइनस, ठीक है, और माइनस 2,02,900, ये हो गई 2,02,900। ये आपने माइनस कर दिया, माइनस 2,02,900, 1,32,000। ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि हम ये पहले बहुत बना चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से जो है मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, और फिगर्स को इस ये अरेंजमेंट होती है आपकी सवाल को करने की। अब इसके अंदर जो है मैंने लिखा है स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ गुड अकाउंट बनाना है।
बाकी चीज़ें तो सेम रहेंगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन अकाउंट कैसे बनेंगे? अकाउंट हम बनाते हैं, इस चीज़ को मैं नहीं रब कर रहा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप इसको उतार लीजिए, ठीक है, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसको, इस सेक्शन को मैं रब कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेक्शन जो है जब मैं ए बनाऊँगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बनाऊँगा, तो ये सेम ही रहेगा, मुझे दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके बराबर इस वजह से बना रहा हूँ ताकि आप लोग डिफरेंस जो है देख लें। ओके अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ मिस्टर मुस्तफ़ा का ये ए पार्टी है, यार जी अजान होनी चाहिए असल में। तो यहाँ पे जो है अब मैंने स्टेटमेंट बनाई थी, यहाँ पे मैं जो है अकाउंट फॉर्मेट में बनाऊँगा। अकाउंट फॉर्मेट बिल्कुल जो है जिस तरीके से हम अकाउंट बनाते आए हैं वैसे ही बनेगा। ये हमने लकीर यहाँ तक खींच दी और उसके बाद इसको जो है अकाउंट की शक्ल बना दी, टी अकाउंट, और ये डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे जो है वो तमाम के तमाम जो है हम डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे, सही है, और तमाम जो है जो क्रेडिट होंगी वो यहाँ पे लिखेंगे। डेबिट कौन से हैं आपके? ओपनिंग मर्चेंडाइज है, ओपनिंग मर्चेंडाइज 1/3 की यह है, और यह है 38,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या है जनाब? परचेजिस इसमें ऐड हो रही हैं 2 लाख रुपया, और किन की वजह, किन किन और कौन से दूसरे अकाउंट हैं जिनकी वजह से जो है परचेजिस या कॉस्ट बढ़ रही है? कार्टेज है, कितना? 4,500, और सेल टैक्स है कितना है? 12,300, और ऑक्ट्रॉय ऑन परचेजिस है हाउ मच? 3,700, ठीक है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें प्लस हो रही हैं, माइनस क्या हो रही हैं? परचेज डिस्काउंट माइनस हो रहा है, मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है। जब एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, तो परचेज डिस्काउंट $4,600, रिटर्न एंड अलाउंस, नहीं गलत तो नहीं लिख दिया? नहीं, रिटर्न एंड अलाउंस, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस 7,000, ठीक है। बस यही है ना? हाँ, एंडिंग 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 कहाँ भाई? यार एंडिंग इन्वेंट्री, ये होगी 31/3 की 44,000 रुपये। अब आपने डेबिट का फुट करना है, फुटिंग करनी है, क्रेडिट की फुटिंग करनी है जी, कीजिए। 38,000 प्लस 2 लाख, 4,500, 12,300, 3,700, तो डेबिट की फुटिंग हो गई 258,500,
रूल्स वही अप्लाई होंगे जो हम बहुत सारे हमने अकाउंट्स बनाए, रूल्स वही अप्लाई होंगे। डेबिट की फुटिंग फिर क्रेडिट साइड की फुटिंग 4,600 प्लस 7,000 प्लस 44,000, तो क्रेडिट साइड की फुटिंग आपके पास हो गई 55,600। ठीक है, डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो डेबिट साइड की फुटिंग डेबिट साइड की फुटिंग में से माइनस कर दें क्रेडिट साइड की फुटिंग को, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आई वो हमने लिखी 2,02,900। ये क्या हो गई, ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हो गई आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये जो बैलेंसिंग फिगर आई, डेबिट में से निकाला आपने क्रेडिट। ठीक है जी, उसके बाद आपने इसको बराबर कर दिया, बराबर ज़ाहिर है 2,58,500 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको बराबर कर दिया 2,58,500, ये आ गई। आपने ये देखा कि अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है और स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है। ये चीज़ जो है ना बहुत असल में समझनी ज़रूरी होती है कि पता चलता है कि वो पूछ रहा है अकाउंट और आप बनाते हैं स्टेटमेंट, और वो पूछ रहा होता है स्टेटमेंट आप बना देते हैं अकाउंट, तो फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये याद रखिएगा। अब क्लोजिंग एंट्री आप बना चुके हैं, क्लोजिंग एंट्री जो है चलिए बना लेते हैं दोबारा। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को 2,02,900 से डेबिट देंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 2,02,900 से क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट जिस तरह से हमने पहले निकाला था वो तो सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब यहाँ पे जो है एक दो चीज़ मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि हमने ये दो चीज़ें लिखी, डायरेक्ट लेबर दैट इज़, या अगले सवाल के अंदर इसको थोड़ा सा हम और देखेंगे। सही है, तो ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हुआ। स्टेटमेंट हमने बनाई ये फॉर्मेट, और यहाँ पे अकाउंट्स बनाया इस तरीके से, तो जाहिर है आप स्टेटमेंट बनाएं अकाउंट्स बनाएं, रिज़ल्ट तो सेम ही आएगा। ओके, तो इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं इंशाल्लाह, और अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। ओके, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। यार मूड हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं शुरू में भूल गया था, तुम लोगों ने सब्सक्राइब तो कराना नहीं है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।